Hello everyone, welcome to my channel. Let's start today with our another chapter of history. Today we will start with chapter 6 of history. Kingdoms, kings and an early republic. Kingdom means country which were ruled by king or queen. Kings, as we all know, rajas, and an early republic. In early republic we get a chance to choose our rulers. Means people get a chance to choose their own rulers. So let's start our chapter. Election day. Shankran woke up to see his grandparents all ready to go and vote. शंकरन सुबह उठता है और अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखता है कि वो बिल्कुल रेडी है वोट देने के लिए. दे वॉन्टेड टू बी द फर्स्ट टू रीच द पोलिंग बूथ एंड उसके ग्रैंड पेरेंट्स सबसे पहले पोलिंग बूथ पे पहुंचना चाहते थे वोट देने के लिए. वाई शंकरन वॉन्टेड टू नो वर दे सो एक्साइटेड. Somewhat impatiently, his grandfather explained, "We can choose our own rulers today." शंकरन बहुत एक्साइटेड था पूछने के लिए कि क्यों आप इतने एक्साइटेड क्यों हो. तो उसके ग्रैंडफादर उसको बताते हैं कि आज हम अपने रूलर्स खुद चुन सकते हैं. तो शंकरन सोचता है क्या पहले ऐसा नहीं था, क्या पहले हम अपने रूलर्स खुद से नहीं चुन सकते थे. सो वी विल सी हिज आंसर इन आवर चैप्टर 6. लेट्स स्टार्ट. How some men became rulers. Choosing leaders or rulers by voting is something that has become common during the last 50 years or so. How did men become rulers in the past? लीडर चुनना या रूलर चुनना वोटिंग के सिस्टम के थ्रू कॉमन हुआ है जस्ट लास्ट 50 ईयर्स और 60 ईयर्स से. बट पहले रूलर बनना कैसे था, कैसे मैन रूलर्स बनते थे पास्ट में. हमने अपने लास्ट चैप्टर 5 में भी राजास के बारे में देखा कि जन पीपल चूज करते थे. सो नाउ वी विल सी हाउ डिड मैन बिकम रूलर्स इन द पास्ट. Around 3000 years ago, we find some changes taking place in the ways in which rajas were chosen. Some men now became recognized as rajas by performing very big sacrifices. लगभग 3000 साल पहले 3000 years ago हमने बहुत सारे चेंजेस देखे राजा के चोजन प्रोसेस में, राजा को चुनने के प्रोसेस में. Some men now became recognized as rajas by performing very big sacrifice. बहुत बड़े बड़े हवन त्याग करके जो लोग बहुत बड़े बड़े हवन या त्याग करते थे उनको राजा मानना जाना शुरू हो गया कुछ टाइम. द अश्वमेध और हॉर्स सेक्रीफाइस वॉज वन सच रिचुअल. और ऐसा ही एक बड़ा रीति रिवाज था, वो था हॉर्स घोड़े का सेक्रीफाइस. A horse was let loose to wander freely and it was guarded by the Raja's men. एक घोड़े को घूमने के लिए खुला छोड़ दिया जाता था और उसी की रक्षा राजा के लोगों द्वारा की जाती थी. If the horse wandered into the kingdoms of other rajas and they stopped it, they had to fight. अगर वो घोड़ा दूसरे राजाओं के राज्य में जाता था और वो उसे रोकते थे, मतलब दूसरे राजा जिस राजा का घोड़ा था उससे लड़ाई करना चाहते हैं, ऐसा माना जाता था. बट if they allowed the horse to pass, it meant that they accepted that the Raja who wanted to perform the sacrifice was stronger than them. और अगर वो उस घोड़े को जाने देते थे, इसका मतलब कि वो एक्सेप्ट करते थे कि जो राजा है, उस घोड़े का जो राजा है वो उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है. These rajas were then invited to the sacrifice, which was performed by specially trained priests who were rewarded with gifts. और इन राजाओं को फिर बहुत बड़े हवन में बुलाया जाता था. वो हवन जो पंडित पुजारी करवाते थे एंड पुजारियों को इसके बदले में गिफ्ट दिए जाते थे. The Raja who organized the sacrifice was recognized as being very powerful and all those who came brought gifts for him. और राजा जो हवन को ऑर्गेनाइज करवाता था उसको बहुत ज़्यादा पावरफुल माना जाता था और सब लोग जितने भी लोग वहाँ पे आते थे सब लोग राजा के लिए गिफ्ट्स लेके आते थे. द राजा वॉज अ सेंट्रल फिगर इन दीज रिचुअल्स. इन सब रीति रिवाज में राजा ही एक सेंट्रल फिगर था.
He often had a special seat, a throne or a tiger skin. और राजा की एक स्पेशल सीट होती थी, या तो कोई सिंहासन या फिर टाइगर की स्किन. His charioteer, who was his companion in the battlefield and witnessed his exploits, chanted tales of his glory. जो कि उसका सारथी, राजा का सारथी होता था, चैरियोटीर होता था, मीन जो उसका कंपेनियन होता था लड़ाई के मैदान में और उसके कारनामे देखता था, वो उसकी महिमान के गुणगान करता था सबके सामने. जो भी लोग आते थे ये सब हवन के रीति रिवाजों के दौरान. His relatives, especially his wives and sons, had to perform a variety of minor rituals. राजा के जो रिश्तेदार होते थे, स्पेशली उसकी बीवियां और उसके बेटे, उनको भी छोटे छोटे रीति रिवाज करने होते थे. The other rajas were simply spectators who had to sit and watch the performance of the sacrifice. और बाकी जो राजा आते थे वो दर्शक के जैसे बैठते थे और सब परफॉर्मेंस देखते थे. Priests performed the rituals including the sprinkling of sacred water on the king. पुजारी जो थे वो अलग अलग रीति रिवाज करते थे परफॉर्म, और उसमें एक रीति रिवाज होता था पवित्र जल को राजा के ऊपर छिड़कने का, स्प्रिंकलिंग ऑफ सैक्रेड वाटर ऑन द किंग. द ऑर्डिनरी पीपल, द विश और वैश्य ऑल्सो ब्रॉड गिफ्ट. ऑर्डिनरी पीपल जिनको कि विश और वैश्य कह के बुलाते थे, वो भी गिफ्ट्स लेके आते थे राजा के लिए. बट सम पीपल सच एज दोज हु वर रिगार्डेड एज शूद्रास बाय प्रीस्ट were excluded from many rituals. But कुछ ऐसे लोग भी थे जिनको शूद्र नाम दिया गया था पंडितों के द्वारा, उनको बहुत सारे रीति रिवाजों से बाहर निकाल दिया जाता था. Now, what are Varns? We have many books that were composed in North India, especially in the areas drained by Ganga and Yamuna during this period. हमारे पास बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो कि नॉर्थ इंडिया में लिखी गई हैं, और कौन से एरियाज में? गंगा एंड यमुना ड्रेन्ड एरियाज. और इन बुक्स को बाद में कहने लगे वैदिक, क्योंकि ये सब बुक्स कंपोज हुई थी ऋग्वेद के बाद. कौन कौन सी थी ये बुक्स? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और बहुत सारी बुक्स. These were composed by priests and described how rituals were to be performed and also contained rules about society. तो ये सब बुक्स कंपोज की गई थी पुजारियों के थ्रू, मीन्स प्रीस्ट के थ्रू, और इसमें क्या था कि कैसे रीति रिवाज को परफॉर्म करना है, और कुछ रूल्स भी थे सोसाइटी के बारे में. There were several different groups in society at this time. और उस टाइम पे सोसाइटी में बहुत अलग ग्रुप्स थे, जैसे कि priests, warriors, farmers, herders, traders, craftspersons, laborers, fishing folk and forest people. इनमें से priests और warriors रिच थे, और कुछ farmers and traders को भी रिच माना जाता है. बट herders, craft persons, laborers, fishing folk and hunters gatherers को पुअर माना जाता है. एंड प्रीस्ट ने लोगों को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया था, एंड इसलिए इन ग्रुप्स को कलेक्टिवली बोलते हैं वर्न्स. द प्रीस्ट डिवाइडेड पीपल इनटू 4 ग्रुप्स कॉल्ड वर्न्स. अकॉर्डिंग टू देम ईच वर्ण हैड ए डिफरेंट सेट ऑफ फंक्शन. हर एक वर्ण का अलग अलग फंक्शन था. First one was that of Brahmin. Brahmins were expected to study and teach Veds, perform sacrifices and receive gifts. पहला वर्ण था ब्राह्मण का. ब्राह्मण से क्या एक्सपेक्ट करते थे कि वो वेद की स्टडी करे और दूसरे लोगों को पढ़ाए वेद के बारे में, हवंस परफॉर्म करे और गिफ्ट्स रिसीव करे. सेकेंड वर्ण था रूलर्स का, जिनको बोलते हैं क्षत्रियास. They were expected to fight battles and protect people. उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो लड़ाइयाँ लड़े और लोगों की रक्षा करे. थर्ड वर द विश और वैश्य. थर्ड थे विश और वैश्य. उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता था कि या तो वो फार्मर्स, हर्डर और ट्रेडर्स. फार्मर्स, हर्डर्स एंड ट्रेडर्स वर एक्सपेक्टेड इन द वैश्य. Both Kshatriyas and Vaishyas could perform sacrifice. Both Kshatriyas और वैश्य दोनों हवन कर सकते थे. Kshatriyas were rulers and in Vaishyas expected to be farmers, herders and traders. And the fourth were the Shudras, who had to serve other 3 groups and could not perform any ritual.
जो बाकी तीनों ग्रुप की सहायता कर सकते थे, उनके काम कर सकते थे, पर कोई भी रीति रिवाज परफॉर्म नहीं कर सकते थे। एंड वुमन को भी शूद्रास ग्रुप में ही रखा गया था। वुमेन एंड शूद्रास वर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेद। वुमन और शूद्रा वेदों की स्टडी नहीं कर सकते थे। The priests also said that these groups were decided on the basis of birth. प्रीस्ट ने ये भी कहा कि ये जो ग्रुप्स बनाए गए हैं ये सब जन्म के बेसिस पे बनाए गए। जैसे कि अगर किसी के फादर एंड मदर ब्राह्मण है तो वो ऑटोमेटिकली ब्राह्मण है, अगर किसी के फादर एंड मदर क्षत्रिय है तो वो ऑटोमेटिकली क्षत्रिय है, एंड सो ऑन। दे क्लासिफाइड सम पीपल एज अनटचेबल। कुछ लोगों को अनटचेबल का भी नाम दिया गया, जिनमें इंक्लूड थे कुछ क्राफ्ट पर्सन, हंटर्स एंड गैदरर्स, एंड ऐसे लोग भी जो परफॉर्म करते थे ब्यूरियल्स एंड क्रिमेशन, मीन जो दूसरे लोगों को दफनाते थे और दाह संस्कार की प्रैक्टिसेस परफॉर्म करते थे, उनको भी अनटचेबल के ग्रुप में रखा गया था। Many people did not accept the system of Varna laid down by Brahmin. Some kings thought they were superior to the priests. कुछ लोगों ने ये सिस्टम एक्सेप्ट करने से मना कर दिया जो कि ब्राह्मण्स के द्वारा बनाया गया था। एंड कुछ किंग्स ऐसा सोचते थे कि वो पुजारियों से, ब्राह्मण से भी ऊपर है। Others felt that birth could not be a basis for deciding which one people belong to. और कुछ लोगों का सोचना था कि बर्थ कोई ऐसा बेसिस नहीं है जिससे आप लोगों का वर्ण डिसाइड करो। Some people felt that there should be no differences among people based on occupation. काम के नाम पे भी कोई डिफरेंस नहीं करना चाहिए लोगों के बीच में। Everybody should be able to perform rituals. सबको बराबर की अहमियत देनी चाहिए रिचुअल्स परफॉर्म करने के लिए। एंड others condemned the practice of untouchability. एंड बहुत लोगों ने अनटचेबिलिटी के कंसेप्ट की भी निंदा की। There were many areas in the subcontinent such as Northeast where social and economic differences were not very sharp and the influence of priests was limited. कुछ ऐसे एरियाज भी हैं जहाँ पे प्रीस्ट का इन्फ्लुएंस बहुत कम था, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट। नेक्स्ट, जनपद्स. The rajas who performed these big sacrifices were now recognized as being rajas of Janpad rather than Jan. राजा जिन्होंने इतने बड़े बड़े हवन और किए, त्याग किए, उनको अब राजा ऑफ जनपद कहते थे, ना कि राजा ऑफ जन। The word Janpad literally means the land where the Jan set its foot and settled down. जनपद मतलब ऐसी लैंड जहाँ पे लोग, जन मीन्स पीपल, ने रहना शुरू कर दिया था और सेटल्ड हो गए थे। Archaeologists have excavated a number of settlements in these janpads such as पुराना किला in Delhi. So number of settlements जो जनपद के हैं वो है पुराना किला in Delhi, पुराना किला in Delhi, हस्तिनापुर near Meerut and Atranchi Khera near Etaha. So there were three janpads, Purana Killa in Delhi, Hastinapur near Meerut and Atranchi Khera near Etah. The both Hastinapur and Atranchi Khera are in Uttar Pradesh. They found that people lived in huts and kept cattle as well as other animals. They also grew a variety of crops such as rice, wheat, barley, pulses, sugarcane, sesame and mustard. ऐसा देखा गया कि लोग उस टाइम पे हट्स में रहते थे एंड कैटल रखते थे एंड अदर एनिमल्स, और बहुत सारी वैरायटी उगाई थी उन्होंने क्रॉप्स की, जैसे कि राइस, वीट, बार्ले, पल्सेस, शुगर केन, सेसमे एंड मस्टर्ड। दे मेड अर्दन पॉट्स. उन्होंने मिट्टी के पात्र भी बनाए, मिट्टी के पॉट्स भी बनाए. सम ऑफ दीज वर ग्रे इन कलर, अदर्स वर रेड. कुछ ग्रे कलर के थे और कुछ रेड. One special type of pottery found at these sites is known as painted graveware. As is obvious from the name, these grey pots had painted designs, usually simple lines and geometric pattern. एक स्पेशल टाइप की पोटरी भी साइट पे मिली, जनपद साइट पे, जिनका नाम है पेंटेड ग्रेवियर, और इनके नाम से ही पता चलता है कि इनके ऊपर पेंट था, पेंटेड डिजाइन थे, सिंपल लाइंस और ज्योमेट्रिक पैटर्न्स के पेंटेड डिजाइंस.
And here we can see an image of painted graveyard. This is an image of painted graveyard of Janpat time. See, with simple designs. In this map, we can see the site of Hastinapur. See, and Janpat site, which is in present-day Uttar Pradesh. Now, what are Mahajanpads? About 2,500 years ago, some Janpad became more important than others and were known as Mahajanpad. लगभग 2500 साल पहले कुछ जनपद इतने इम्पोर्टेंट हो गए बाकियों से कि उनको महाजनपद कहने लगे. Some of these are shown here in the map. You can see important Janpad, Mahajanpad and cities map. Most Mahajanpads had a capital city. Many of these were fortified. बहुत सारे जनपद में कैपिटल सिटी भी थी एंड वो सब फोर्टिफाइड थी. फोर्टिफाइड मीन ह्यूज वॉल्स मेड ऑफ ब्रिक, स्टोन और वुड. इसका मतलब ये है कि जो भी सिटीज थी और महाजनपद थे उनके आसपास बड़ी बड़ी दीवारें बनाई हुई थी जो कि वुड, ब्रिक और स्टोन की बनी हुई थी. Forts were probably built because people were afraid of attacks from other kings and needed protection. फोर्ट क्यों बनाए गए थे? क्योंकि लोगों को डर था कि कोई दूसरे राजा उन पर अटैक नहीं करते एंड उनको खुद को प्रोटेक्शन चाहिए थी, इसलिए बड़े बड़े फोर्ट्स बनाए गए थे विद ह्यूज वॉल्स. It is also likely that some rulers wanted to show how rich and powerful they were by building really large, tall and impressive walls around their cities. और कुछ रूलर्स ये भी दिखाना चाहते थे हम कितने अमीर हैं, कितने पावरफुल हैं, इसलिए उन्होंने बड़े बड़े लंबे लंबे अच्छे अच्छे फोर्ट्स बनाए. Also in this way, the land and people living inside the fortified area could be controlled more easily by the king. और ऐसे ही जो लोग उस एरिया के अंदर रह रहे थे, उन वॉल्स के अंदर रह रहे थे, वो इजीली कंट्रोल हो जाते थे किंग से. Building such huge walls required a great deal of planning. Thousands, if not lakhs of bricks or stones had to be prepared. और इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए बहुत बड़ी प्लानिंग भी चाहिए होती थी, बहुत अच्छी प्लानिंग भी होती थी, और अगर लाखों में नहीं तो कम से कम हजारों में तो ब्रिक्स और स्टोन बनाने ही पड़ते थे. और इसके लिए उनको बहुत ज़्यादा लेबर चाहिए होते थी. मीन्स thousands of men were needed, even women and children. And resources had to be found for all of this. And इन सब कामों के लिए उनको resources भी ढूंढने पड़ते थे. Here we see an image of the fortification wall at Koshambi. See, fortification wall at Koshambi. This wall was made of brick, which is found near present-day Allahabad in Uttar Pradesh, and built about 2,500 years ago. This is the wall. The new Rajas now began maintaining armies. Soldiers were paid regular salaries and maintained by king throughout the year. Some payments were probably made using punch marked coin. अब जो नए राजा आ रहे थे उन्होंने आर्मी मेंटेन करनी शुरू कर दी. सोल्जर को रेगुलर सैलरी देते थे, मेंटेनेंस करते थे सोल्जर्स का, एंड पेमेंट करते थे यूजिंग पंच मार्क्ड क्वाइंस, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर्स में. नाउ टैक्सेस. As the rulers of Mahajanpad were building huge forts, maintaining big armies, they needed more resources. जैसे कि हमने अभी देखा महाजनपद के रूलर बड़े बड़े फोर्ट बना रहे थे, आर्मीज भी मेंटेन कर रहे थे बड़ी बड़ी, तो उनको ज़्यादा रिसोर्सेज की भी नीड थी. एंड दे नीडेड ऑफिशियल्स टू कलेक्ट दिस. So instead of depending on occasional gifts brought by people, as in case of Raja of Janpads, they started collecting regular taxes. जैसे कि हमने देखा कि पहले जो राजा थे जनपद के टाइम पे, उस टाइम पे ओकेजनल गिफ्ट्स लोग देते थे राजा को, बट महाजनपद के टाइम पे
ह्यूज फोर्ट्स बिल्ड हो रहे थे, मेंटेन हो रही थी बिग आर्मी, तो उन्होंने रेगुलर टैक्स कलेक्ट करना स्टार्ट किया। एट द टाइम ऑफ महाजनपद दे स्टार्टेड कलेक्टिंग रेगुलर टैक्सेस। सो कब और कैसे टैक्स कलेक्ट करते थे, लेट्स सी। टैक्सेस ऑन क्रॉप्स वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सबसे इम्पोर्टेंट टैक्स था वो था क्रॉप्स पे। मोस्ट इम्पोर्टेंट टैक्स वाज ऑन क्रॉप। दिस वॉज बिकॉज मोस्ट पीपल वर फार्मर्स। ऐसा इसलिए था क्योंकि बहुत सारे लोग फार्मर्स थे। यूजली टैक्स वॉज फिक्स्ड एट 1/6 of what was produced. दिस was known as भाग और अ शेयर। तो टैक्स किस पे फिक्स था? जितना प्रोडक्शन होता था उसका 1/6 था टैक्स, एंड उसको बोलते थे भाग और अ शेयर। There were taxes on craft persons as well. This could have been in the form of labor. क्राफ्ट पर्सन के ऊपर भी टैक्स था, एंड किस फॉर्म में था? वो था लेबर की फॉर्म में। सच एज एग्जाम्पल, वीवर और स्मिथ मे हैव हैड टू वर्क फॉर अ डे एवरी मंथ फॉर द किंग। तो लोहार या बुनाईकार, उनको एक दिन, कम से कम एक दिन महीने में किंग के लिए काम करना पड़ता था। So they pay the tax in the form of labor. Herders were also expected to pay taxes in the form of animals and animal produce. हर्ड जो पशुपालन करते थे उनको भी टैक्स पे करना पड़ता था। किस फॉर्म में? एनिमल्स या फिर एनिमल प्रोड्यूस की फॉर्म में। There were also taxes on goods that were brought and sold through trade. ट्रेडिंग के थ्रू जो गुड्स आते थे और बाहर जाते थे उन पे भी टैक्स था। And hunters and gatherers also had to provide forest produce to the Raja. Hunter and gatherers पे भी टैक्स था in the form of forest produce. They provide forest produce to the Raja. Now we will see the changes in agriculture. There were two major changes in agriculture around this time. अब इस टाइम पे कुछ changes हुए agriculture में भी, and there were two major changes. One was growing use of iron plowshares. पहला था growing use of iron plowshare, means लोहे के हल का यूज ज्यादा होना शुरू हो गया। क्यों? So that heavy clay soil could be turned over better than with a wooden plowshare, so that more grain could be produced. भारी क्ले सॉइल को ऊपर नीचे अच्छे से कर सके ताकि और ग्रेन प्रोड्यूस हो, इसलिए उन लोहे के हल का यूज शुरू हो गया इंस्टेड ऑफ वुड के। सेकंड चेंज क्या आया? सेकंड चेंज आया पीपल बिगेन ट्रांसप्लांटिंग पैडी। दिस meant instead of scattering seeds on the ground from which plants would sprout, saplings were grown and then planted in the fields. इसका मतलब यह है कि सेकंड चेंज क्या देखने को मिला कि पहले लोग ऐसे ही बीज बिखेर देते थे ग्राउंड में जिससे कि प्लांट्स होते थे, पर अब क्या शुरू किया लोगों ने? छोटे छोटे पौधे उगा के फिर उसको खेतों में लगाते थे। इससे क्या हुआ? दिस लेड टू इंक्रीज प्रोडक्शन एज मैनी मोर प्लांट्स सर्वाइव। इससे प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट हुआ और बहुत ज़्यादा प्लांट्स ने सर्वाइव करना स्टार्ट किया। इट वॉज बैक ब्रेकिंग वर्क, पर ये ऐसे काम थे जो कमर तोड़ काम बोला जा सकता है कि कमर ही टूट जाती थी ऐसा काम करते करते। इतने हार्ड वर्किंग काम थे ये सब। जनरली स्लेव मैन एंड वुमन एंड लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैड टू डू दिस वर्क। ये काम कौन करते थे? स्लेव मैन एंड वुमेन मीन दास और दासी, एंड लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर, ऐसे लेबरर जिनको एग्रीकल्चर की नॉलेज तो थी पर उनके पास जमीन नहीं थी खेती करने के लिए, उनको बोलते थे कामकारास। कामकारास ये सब लोग ये काम करते थे, हार्ड वर्किंग वर्क। Changes in agriculture. Two changes: growing use of iron plowshares and second, transplanting paddy. Now, a closer look at Magad. First of all, we will see Magad on map 4 in important Janpads, Mahajanpads and cities map. Let's see Magad. Now we can see Magad is here. Let's study now about the Magad.
Magh became the most important महाजनपद in about 200 years. लगभग 200 साल में मगध बहुत important महाजनपद बन गया. क्यों? Many rivers such as Ganga and Son flowed through Magh. रिवर्स बहुत फ्लो करते थे, मेनली गंगा एंड गंगा की ट्रिब्यूटरी सोन. रिवर्स फ्लो थ्रू मगध एंड वी हैव सीन दिस टू इन आवर लास्ट चैप्टर्स. दिस वाज इम्पोर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट, वाटर सप्लाईज, मेकिंग द लैंड फर्टाइल. तो ये गंगा एंड सोन कैसे इम्पोर्टेंट हो गए? ट्रांसपोर्टेशन के लिए सी रूट, वाटर सप्लाईज के लिए ड्रिंकिंग वाटर, वाटर यूज फॉर अदर पर्पसेस and also for making the land fertile. Parts of Magध were forested and बहुत सारे parts जो मगध के वो forest cover था. Elephants which lived in forest could be captured and trained for the army. Elephant जो forest में रहते थे उनको बंदी बनाकर ट्रेनिंग दी जाती थी आर्मी के लिए. Forest also provided wood for building houses, carts and chariots. Forest से हमको लकड़ी मिलती थी घर बनाने के लिए, रथ बनाने के लिए. Also there were iron ore mines in the region that could be tapped to make strong tools and weapons. लोहे की माइंस भी थी उस रीजन में जिससे बहुत बढ़िया बढ़िया स्ट्रॉन्ग टूल्स और हथियार बनाए जा सकते थे. Magad had two very powerful rulers, Bimbisara and Ajatasattu, who used all means to conquer other जनपद. मगध के बहुत ही दो पावरफुल रूलर्स थे, बिम्बिसारा एंड अजातशत्रु, जिन्होंने हर एक पॉसिबल तरीका अपनाया ताकि वो दूसरे जनपद को भी अपने अंडर कर ले. महापद्म नंदा was another important ruler. महापद्म नंदा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है मगध महाजनपद के. He extended his control up to northwest part of the subcontinent. महापद्म नंदा ने अपना रूल है जो वो नॉर्थ वेस्ट पार्ट तक फैला दिया था. राजगृह, प्रेजेंट राजगीर इन बिहार, वॉज कैपिटल ऑफ मगध फॉर सेवरल ईयर्स. राजगृह या अभी उसका नाम है राजगीर, वो बिहार में प्रेजेंट है जो कि कैपिटल थी मगध बहुत सालों के लिए. लेकर कैपिटल वो शिफ्टेड टू पाटलिपुत्रा. उसके बाद कैपिटल शिफ्ट हो गया पाटलिपुत्रा जो कि है प्रेजेंट डे पटना. More than 2,300 years ago, a ruler named Alexander, who lived in Macedonia in Europe, wanted to become a world conqueror. लगभग 2,300 साल पहले एक रूलर था जिसका नाम था अलेक्जेंडर और वो रहता था मैकेडोनिया जो कि है यूरोप में. वो पूरी दुनिया पे राज करना चाहता था. Of course, he didn't conquer the world, but did conquer parts of Egypt and West Asia and came to Indian subcontinent. वो पूरी दुनिया पे राज तो नहीं कर सका पर उसने कुछ पार्ट्स को कंकर किया था जो कि थे इजिप्ट में एंड वेस्ट एशिया में, और इंडियन सबकॉन्टिनेंट भी आया था वो. लेकिन कहाँ तक आया? रीचिंग अप टू द बैंक्स ऑफ ब्यास. व्हेन ही वांटेड टू मार्च फर्दर ईस्टवर्ड्स हिज सोल्जर्स रिव्यू. आगे जब वो आना चाहता था ईस्ट की तरफ तो उसने सोल्जर्स ने ही मना कर दिया. क्यों? क्योंकि उनको डर था इंडियन रूलर्स का, क्योंकि उन्होंने सुना था कि इंडियन रूलर्स के पास बहुत बड़ी बड़ी आर्मीज है जिसमें सोल्जर्स हैं, बहुत बड़े बड़े रथ हैं एंड एलिफेंट्स. When he wanted to march further eastwards, his soldiers refused. They were scared as they had heard that the rulers of India had vast armies of foot soldiers, chariots and elephants. Now, a closer look at Vajji. While Magad became a powerful kingdom, Vajji, with its capital at Vaishali, was under a different form of government known as Gan or Sang. मगध पावरफुल किंगडम बन गया पर वज्जी उसकी कैपिटल वैशाली जो कि है बिहार में, वहाँ तो कुछ अलग ही चल रहा था विद अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसको हम गण या संघ कह सकते. इन द गण और संघ देयर वर नॉट वन बट मैनी रूलर. गण या संघ में एक रूलर नहीं था पर बहुत सारे रूलर्स थे. समटाइम्स इवन व्हेन थाउजेंड्स ऑफ मेन रूल टुगेदर ईच वन वाज नोन एज अ राजा. कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हजारों आदमी एक साथ रूल करते हैं तो हर एक को राजा कहा जाता है. वहाँ पे These राजास परफॉर्म रिचुअल्स टुगेदर एंड ये राजा भी जो भी रिचुअल्स होते थे वो सब साथ में ही
परफॉर्म करते थे। दे ऑल्सो मेट इन असेंबलीज एंड डिसाइडेड व्हाट हैड टू बी डन एंड हाउ शुड डिस्कशन एंड डिबेट। ये सब राजा एक साथ मिलते थे असेंबलीज में और डिसाइड करते थे कब, कहाँ और कैसे क्या करना है, डिस्कशन के थ्रू या फिर डिबेट के थ्रू। For example, if they were attacked by an enemy, they met to discuss what should be done to meet the threat. अगर कोई इनका दुश्मन इन पे अटैक करता था तो ये मिलते थे, डिस्कस करते थे कि अब इसके लिए हमको कब कैसे क्या करना है. However, women, Das and Kamakaras could not participate in these assemblies. वुमेन, दास और कामकारस को इन असेंबलीज में पार्टिसिपेट करने का कोई हक नहीं था. बोथ बुद्ध एंड महावीर बिलोंग टू गन्स और संघ. बुद्ध और महावीर जिनके बारे में हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे वो भी गन्स और संघ को ही बिलोंग करते थे. सम ऑफ मोस्ट विविड डिस्क्रिप्शंस ऑफ लाइफ इन संघ कैन बी फाउंड इन बुद्धिस्ट बुक. बुद्धिस्ट बुक्स में हमको देखने को मिलता है संघ की लाइफ के बारे में. राजाज ऑफ पावरफुल किंगडम्स ट्राइड टू कंकर द संघ. जो पावरफुल किंगडम के राजा थे उन्होंने संघ को अपने अंडर करने की बहुत ट्राई की, पर फिर भी ये संघ 1500 साल पहले तक लास्ट किए. व्हेन द लास्ट ऑफ गन और संघ वर कंकर्ड बाय गुप्ता रूलर. और जो लास्ट गन या संघ था उनको कंकर किया गया गुप्ता रूलर्स के थ्रू. नाउ this is an account of Vajjis from Digh Nikaya, a famous Buddhist book which contains some of speeches of Buddha. These were written down about 2300 years ago. तो ये अकाउंट है वज्जिस का. किस बुक में से लिया गया है? एक बुद्धिस्ट बुक है दिघा निकाया, जिसमें बहुत सारी स्पीचेज हैं बुद्धा की, जो कि है लिखी गई थी 2300 साल पहले. अजातशत्रु एंड द वज्जिस. अजातशत्रु wanted to attack the Vajjis. अजातशत्रु जो कि रूलर थे, इम्पोर्टेंट रूलर थे महाजनपद मगध के, वो अटैक करना चाहते थे वज्जिस को. He sent his minister named Vasakara to Buddha to get his advice on the matter. उन्होंने अपना एक मिनिस्टर वसकरा भेजा बुद्धा के पास ताकि वो इस मैटर के ऊपर उनको कुछ एडवाइस दे सके. The Buddha asked whether the Vajjis met frequently in full assemblies. तो बुद्धा ने पूछा क्या वज्जी लगातार मिलते हैं assemblies में. When he heard that they did, he replied that Vajjis would continue to prosper as long as. जब उन्होंने सुना कि हाँ वो मिलते हैं तो उन्होंने क्या कहा कि वज्जिस कब तक रहेंगे. They held full and frequent public assembly. जब तक वो full और लगातार public assemblies करते रहेंगे. They met and acted together. मिलेंगे सबसे और सब एक साथ एक्ट करेंगे. फॉलो एस्टैब्लिश्ड रूल. जो भी रूल अगर उन्होंने बनाए हुए हैं उनको फॉलो करेंगे. दे रिस्पेक्टेड, सपोर्टेड एंड लिसन टू एल्डर्स. वो बड़ों की बात की रिस्पेक्ट देंगे, उनको सपोर्ट करेंगे और उनको सुनेंगे. वज्जी वुमेन वर नॉट हेल्ड बाय फोर्स और कैप्चर्ड. और वज्जी वुमेन को फोर्स के थ्रू या कैप्चरिंग के थ्रू नहीं हेल्ड करेंगे. चैत्यास वर मेंटेन्ड इन बोथ टाउन एंड विलेजेस. लोकल श्राइन्स बनाए गए जिनका नाम रखा गया चैत्यास, टाउन और विलेजेस दोनों में. वाइज सेंट्स हु फॉलोड डिफरेंट बिलीव्स वर रिस्पेक्टेड एंड अलाउड टू एंटर एंड लीव द कंट्री फ्रीली. वाइज सेंट्स, ऐसे सेंट्स जिनको बहुत नॉलेज थी, हु फॉलो डिफरेंट बिलीव्स, अलग अलग बिलीव्स फॉलो करते थे, उनको रिस्पेक्ट दी जाती थी और अलाउंस था, अलाउ किया गया था कि आप कंट्री में आ सकते हो और जा सकते हो फ्रीली. नाउ वी हैव सीन कि क्या हो रहा था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, बट देयर वाज समथिंग आल्सो हैपनिंग एल्सवेयर. सो वी विल सी अबाउट ग्रीस एंड एथेंस. Around 2500 years ago, the people of Athens set up a form of government which was called a democracy, which lasted for about 200 years. 2500 साल पहले लगभग एथेंस के लोगों ने एक अलग ही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाया जिसको बोला गया डेमोक्रेसी, जो कि 200 साल तक रही. ऑल फ्री मैन ओवर द एज ऑफ 30 वर रिकॉग्नाइज्ड एज फुल सिटीजन. जितने भी मैन थे ओवर द एज ऑफ 30 उनको रिकॉग्नाइज किया गया एज फुल सिटीजन. There was an assembly that met at least 40 times a year to decide on important matters.
एक असेंबली बनाई गई जो लगभग 40 बार मिलती थी एक साल में इम्पोर्टेंट मैटर्स के ऊपर डिसीजन लेने के लिए। ऑल सिटीजन्स कुड अटेंड दिस मीटिंग, और सब सिटीजन्स ये मीटिंग अटेंड कर सकते थे। अपॉइंटमेंट फॉर मैनी पोजीशंस वर मेड थ्रू लॉटरी। All those who wanted to be chosen gave their names, and then some were selected through lottery. अपॉइंटमेंट दी जाती थी अलग अलग पोजीशंस के लिए, बट लॉटरी सिस्टम के थ्रू। और जो लोग भी अपना नाम देना चाहते थे वो दे सकते थे, एंड सिलेक्शन होता था थ्रू लॉटरी। सिटीजन वर एक्सपेक्टेड टू सर्व इन आर्मी एंड नेवी। सिटीजन से क्या एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो आर्मी या फिर नेवी में अपना सर्विस दे। However, women were not considered citizens, पर women को citizens नहीं माना जाता था। Also, many foreigners who lived and worked in Athens as merchants and craft persons did not have rights as citizens. और जो लोग बाहर दूसरी कंट्री से आए होते थे फॉरेनर, उनको भी कोई भी सिटीजन राइट नहीं प्रोवाइड किया जाता था। Besides, there were several thousand slaves in Athens who worked in mines, fields, households and workshops. Even they were not treated as citizens. ऐसे ही बहुत सारे slaves थे एथेंस में जो कि काम करते थे, उनको भी citizens नहीं माना जाता था। So, now we complete our chapter 6 of history. If you have any doubts, you can ask me in the comment section. If you all like my video, then kindly subscribe to my channel Naveen Chahat Lifelines, and also like, comment and share. Thank you for watching.